हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। फ्रेंड्स, हम शब्द के भेद देख रहे थे, तो शब्द के कुछ भेद हमने देख लिए थे, 2 भेद हमने देख लिए थे। अब आज तीसरा भेद देखेंगे प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद होते हैं वो 2 होते हैं, टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं, वो 2 होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला होता है विकारी शब्द। अगर आप एसआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो विकारी शब्द जो पहला भेद होता है और दूसरा भेद होता है अविकारी शब्द। पहला भेद विकारी शब्द, दूसरा भेद अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को हम अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है, अविकारी शब्द को ही हम अव्यय शब्द कहते हैं। ठीक है, अब विकारी शब्द और अविकारी देख लेते हैं। पहले विकारी क्या होते हैं? ठीक है, विकारी शब्द क्या होते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो ऐसे शब्द जो, क्या लिखेंगे आप? ऐसे शब्द जो लिंग वचन पुरुष आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। परिवर्तित, विकार का अर्थ ही होता है परिवर्तन। तो ऐसे शब्द जो लिंग वचन पुरुष आदि के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं आपसे पूछा जाए तो 4 प्रकार के होते हैं ना। विकारी के अगर पूछे जाए तो 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार हैं देख लेते हैं। पहला है संज्ञा, फिर दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा है विशेषण। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार होते हैं? तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये चारों क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। ऑप्शन में भी देकर पूछता है एग्जाम में, क्वेश्चन तो कई तरह से बना सकता है, तो आपको याद रखना ये चारों क्या होते हैं? विकारी होते हैं। ये लिंग वचन पुरुष काल के आधार पर क्या होते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। अगर नहीं परिवर्तित होंगे तो क्या होंगे? वो अविकारी शब्द होंगे। ठीक है, तो विकारी समझ में आ गया। अब अविकारी भी देख लेते हैं, फिर हम एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, विकारी हमने देख लिए कौन से होते हैं? 4 होते हैं। विकारी कहते किसको हैं? तो जो परिवर्तित हो जाते हैं लिंग वचन पुरुष काल आदि के आधार पर वो क्या कहलाते हैं? विकारी कहलाते हैं। जो परिवर्तित नहीं होंगे वो क्या होंगे? अविकारी होंगे। ठीक है, तो चलिए अविकारी भी देख लेते हैं। दूसरा भेद हमने क्या देखा था? अविकारी शब्द। अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो क्या लिखेंगे? ऐसे शब्द जो लिंग वचन पुरुष आदि के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, आदि के मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लेना। परिवर्तित नहीं होते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जो लिंग वचन पुरुष काल आदि के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब अविकारी के भी 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, ये जो अविकारी होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार हैं देख लेते हैं। पहला है क्रिया विशेषण। अगर क्रिया आ जाए, सिर्फ क्रिया, तो क्या होगा? वो विकारी शब्द होगा, विकारी में आएगा। लेकिन क्रिया विशेषण आ जाएगा तो क्या होगा? अविकारी में। ठीक है, दूसरा संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय।
ठीक है। संबंध बोधक अव्यय शब्द जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं जो कि भावों को प्रकट करते हैं, विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द ये भी क्या होते हैं, अविकारी होते हैं। ठीक है, तो अविकारी क्या होते हैं, जो लिंग वचन पुरुष आदि के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, वो क्या अविकारी कहलाते हैं। अविकारी शब्द, इनको अगर पूछा जाए कितने प्रकार के होते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय शब्द, क्रिया विशेषण भी अव्यय शब्द होंगे, ठीक है, संबंध बोधक अव्यय शब्द, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द और विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो ये 4 प्रकार होते हैं। अब इन चारों को हम क्या करेंगे, एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, विकारी शब्द को। तो चलिए देखते हैं क्या होते हैं विकारी शब्द। विकारी के हमने कितने भेद देखे थे, विकारी के हमने 4 प्रकार देखे थे। उन चारों को ही हम पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तो विकारी शब्द में हमने 4 प्रकार कौन कौन से देखे थे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो सबसे पहले हम संज्ञा को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले विकारी में हम संज्ञा को पढ़ेंगे। संज्ञा, ठीक है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद ध्यान से देखिएगा। संज्ञा, अब संज्ञा क्या है, अगर आपसे एक शब्द में पूछा जाए संज्ञा शब्द का क्या अर्थ होता है, सामान्य अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है, नाम। संज्ञा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है, नाम। ठीक है, इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, जो भी है, वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, सबका कुछ ना कुछ नाम है, कुछ ना कुछ संबोधन के लिए नाम दिया गया है। तो उन सबको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, वर्गों में विभक्त करेंगे, तो फिर इनके भेद हो जाएंगे। ठीक है, तो संज्ञा, अगर परिभाषा आप सभी को रटी हुई है, आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, आप सबको रटी, फिर भी हम देख लेते हैं परिभाषा। तो जो संज्ञा की परिभाषा अगर आपसे पूछी जाए, लिखने के लिए आ जाए, तो क्या लिखेंगे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नाम को कहते हैं। ठीक है, नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, वस्तु का, स्थान का या किसी भाव का, सभी को हम क्या कहेंगे, एक शब्द में संज्ञा कहेंगे। ठीक है, अब कुछ भी ले लीजिए, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, घर हो गया, शहर हो गया। ठीक है, पशु, पक्षी, कुछ भी आप कहेंगे, सब कुछ क्या है, संज्ञा है ना। कुर्सी, टेबल, जो भी आप कहेंगे वो सब क्या होगा, कोई ना कोई संज्ञा होगी। ठीक है, अब संज्ञा को हम क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं संज्ञा के भेद। ठीक है, संज्ञा के भेद, अगर आपसे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 3 भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एनसीईआरटी ने भी यही माना है और एग्जाम में भी आंसर यही माना गया। ठीक है, आप 5 नहीं लगाएंगे, आप 3 लगाएंगे। कौन कौन से 3 होते हैं मुख्य भेद, तो जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा का जो पहला भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा है व्यक्तिवाचक, और तीसरा है भाववाचक। तो संज्ञा के मुख्य भेद जो होते हैं वो यही तीनों होते हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। लेकिन अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, तो फिर आप क्या बताएंगे, 5 भेद होते हैं। तो जो जातिवाचक होता है उसके अंतर्गत 2 और भेद होते हैं। ठीक है, जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसके अंतर्गत 2 और भेद होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है
समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, और दूसरा भेद क्या होता है इसका, द्रव्यवाचक। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि जो समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा होती है वो किसके भेद होते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, तो आप क्या बताएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि जो संज्ञा के मुख्य कितने भेद होते हैं, या संज्ञा के अगर सामान्यतः पूछ लिया जाए, सामान्य तौर पर पूछ लिया जाए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, 3 भेद होते हैं। फिर पूछे कौन कौन से होते हैं, तो यही होते हैं जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कुल कितने भेद होते हैं, तो कुल 5 भेद होते हैं, जो कि जातिवाचक के अंतर्गत 2 और आते हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके देख लेते हैं, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है और भाववाचक क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जातिवाचक को देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। ठीक है, पहला भेद जो है संज्ञा का, जातिवाचक संज्ञा, उसको देख लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो ऐसे शब्द जो किसी प्राणी एवं पदार्थ की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। ठीक है, संपूर्ण जाति का मतलब कि इसके अंतर्गत संपूर्ण जाति आएगी, इसका जो स्थान होगा वो बहुत विस्तृत होगा। ठीक है, एक की बात नहीं करेगा, उसके अंतर्गत कई सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, तो संपूर्ण जाति का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मान लीजिए हम कैसे समझ लेते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हमने कहा मनुष्य, तो मनुष्य के अंतर्गत ये सभी आ जाएंगे, लड़का लड़की, चाचा मामा, भाई बहन। ठीक है, तो ये अगर ऐसे शब्द आते हैं तो क्या होंगे, मनुष्य। लेकिन इन सबको अगर कुछ नाम दे दिया जाए, ठीक है, अगर लड़का है उसको राम मोहन सोहन कह दें, लड़की है रीता गीता सीता, जो भी आप कहें, चाचा है उनके भी कुछ नाम रख दें, ये मामा भाई बहन जो भी है उनके कुछ ना कुछ नाम रख दीजिए। अगर नाम आ गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सिर्फ संबंधों की बात करेगा या मनुष्य के किसी भी की भी बात करेगा मनुष्य की, तो वो क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन उनका अगर कुछ नाम होगा तो फिर वो एक विशेष की बात करेगा तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह देखिए पशु पक्षियों के नाम भी क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे तोता, चिड़िया, कबूतर, कुछ भी ले लीजिए आप। अब वो इस तोते का अगर कुछ आपने नाम रख दिया, ठीक है, कोई स्पेशल तोता हो गया, आपने उसका नाम रखा है, तो फिर वो किस में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में। ठीक है, चिड़िया, कबूतर, कोई भी पशु पक्षी ले लीजिए, है ना, हाथी, घोड़ा, गाय, बैल, जो भी होगा वो सभी किस में आएंगे, जातिवाचक में। फिर पेड़ एवं फलों के नाम भी सभी आएंगे, आम, केला, पीपल, कटहल, जो भी हो। लेकिन अगर उस आम का कुछ प्रकार दे दें कि चौसा आम, दशहरी आम, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, अगर सिर्फ आम आप कहते हैं कि आम लाना, तो फिर क्या हो जाएगा, वो आम शब्द जातिवाचक। लेकिन अगर आम का कुछ नाम दे दिया कि हाँ ये आम, तो फिर वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ये बार बार पूछा जाता है पदों के नाम, कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी पद हो, शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, मंत्री हो, सभी किस में आ जाएंगे, जातिवाचक में। लेकिन उस शिक्षक का अगर कुछ नाम दे दीजिए कि ये शिक्षक, तो फिर वो क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक में आएंगे। ठीक है, इसी तरह प्राकृतिक आपदाओं के नाम भी सभी, आंधी, तूफान, वर्षा। ठीक है, वर्षा के भी कई प्रकार होते हैं, तूफान जो आते रहते हैं, गिनी तूफान, टोरंडो तूफान, तो आप क्या करेंगे, उनका नाम, इनको अगर नाम दे देंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर आपने कहा कि तूफान आया है, तो फिर क्या हो जाएगा, सभी तूफान को हम तूफान ही कहते हैं, तो जातिवाचक की बात कर रहा है। जब भी व्यक्तिवाचक होगा तो किसी एक विशेष की बात करेगा, है ना, एक वचन रहेगा वो। ठीक है, वर्षा अगर नाम दे देंगे तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। इसी तरह वस्तुओं के नाम, है ना, टेबल, कुर्सी, किताब, कुछ भी हो, वो सभी किस में आएंगे, वस्तुओं के नाम किस में, जातिवाचक में। लेकिन अगर आपने उनका नाम रख दिया, जैसे ये किताब है, इसका आप कोई भी नाम रख दीजिए, गीता हो गया, बाइबल हो गया, कुरान हो गया, तो वो सब किस में आ जाएंगे, फिर व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। सिर्फ किताब शब्द कहेंगे तो किस में आएगा, वो जातिवाचक में आएगा। ठीक है, नदी, पर्वत, पहाड़, तो देखिए नदी, अगर सिर्फ नदी शब्द कहते हैं तो जातिवाचक होगा। लेकिन अगर नदी का आपने नाम रख दिया, गंगा, यमुना, सरस्वती, नदी का नाम कुछ भी हो सकता है ना, गंगा हो गई, यमुना हो गई, नर्मदा हो गई,
तो इन सब वो सब क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। इसी तरह पर्वत में है ना, हिमालय हो गया, सतपुड़ा हो गया, विंध्याचल हो गया, वो अगर पर्वतों के नाम रख देते हैं तो फिर वो क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक में। लेकिन अगर सिर्फ पर्वत शब्द आता है तो क्या होगा, जातिवाचक में। तो जहाँ भी नाम आएगा और एक की बात करेगा तो व्यक्तिवाचक होगा। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। जैसे दिशाएं हो गई, तो दिशा अगर कहेंगे तो क्या हो जाएगा, दिशा क्या होगा, जातिवाचक में आएगा। लेकिन उस दिशा का नाम रख देंगे पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो फिर क्या आएगा, व्यक्तिवाचक में। इसी तरह जैसे खेल हो गया, ठीक है, खेल, खेल शब्द क्या है, जातिवाचक है, लेकिन उस खेल का आपने कुछ नाम रख दिया, जैसे क्रिकेट है ना, हॉकी, तो फिर ये शब्द क्या है, ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। तो खेल क्या है, जातिवाचक, लेकिन इस खेल का कुछ अगर नाम रख दिया आपने तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब जातिवाचक के हमने दो भेद देखे थे। ठीक है, जातिवाचक के हमने दो भेद देखे थे, उन दोनों भेद को भी यहीं पे देख लेते हैं। जातिवाचक के हमने दो भेद देखे थे, कौन कौन से, दो भेद नहीं कह सकते, जातिवाचक के अंतर्गत दो संज्ञाएं और आती हैं, उनको हम देख लेते हैं। कौन कौन से, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो दूसरा जो भेद होगा वो समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इसके नाम से स्पष्ट है, समूहवाचक मतलब कि ग्रुप का बोध होगा। तो ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसे शब्द जिनसे समूह का बोध होता है। ठीक है, ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे समूह का बोध होता है। जैसे सभा, समिति। अब सभा एक व्यक्ति से तो बनेगी नहीं, उसमें कुछ लोग होंगे, समिति भी एक से नहीं बनेगी। कक्षा हो गई, सेना, भीड़। तो ऐसे कोई भी शब्द आ जाए जिनमें से एक से अधिक का बोध हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है, जैसे ढेर भी हो सकता है, अब निर्जीव वस्तु में ढेर हो गया, श्रृंखला हो गया, तो ये सभी किस में आएंगे। लेकिन एक बात आपको याद रखना है, मोस्ट IMP फैक्ट है कि जो ये समूहवाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में होती हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप लोग कॉपी में। समूहवाचक संज्ञा हमेशा, मतलब अगर ऐसे सभा, समिति, कक्षा लिखा हुआ तो ये क्या होंगी, एक वचन होती हैं। इनका बहुवचन बनता है, ऐसा नहीं है कि इनका बहुवचन नहीं बनता, लेकिन अगर ऐसे लिखे रहते तो ये क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। एक फैक्ट और, ठीक है, समूहवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, एक वचन होती हैं। लेकिन एक और फैक्ट नोट कर लीजिए, जब ये बहुवचन बनती हैं, समूहवाचक संज्ञा को जब बहुवचन में प्रयोग होती हैं तो ये कौन सी क्या बन जाती हैं, जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। समझ में आया। जब समूहवाचक संज्ञा को बहुवचन में हम प्रयोग करते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप SI बनने जा रहे हैं तो आप याद रखेंगे, बहुवचन संज्ञाएं जब जातिवाचक समूहवाचक संज्ञाएं जब बहुवचन में प्रयोग होती हैं तो वो क्या बन जाती हैं, जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। कैसे, हम देख लेते हैं कैसे। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, सेना अभ्यास कर रही है। अब रही है, देखिए है आ रहा, मतलब कि ये एक वचन है, यहाँ पे सेना के लिए है प्रयोग हुआ। तो सेना अभ्यास कर रही है, यहाँ पे क्या है, एक वचन है। यहाँ पे आप पूछा जाए कि सेना शब्द क्या है तो आप क्या बताएंगे, समूहवाचक है। यहाँ पे सेना शब्द को कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, लेकिन अगर आपने यहीं पे लिख दिया सेनाएं अभ्यास कर रही हैं, एक से अधिक सेना हो गई, वहाँ पे सेना को हमने क्या कर दिया, बहुवचन बना दिया। तो सेनाएं अभ्यास कर रही हैं, अगर आपने ऐसा लिखा। अब देखिए यहाँ पे हैं आगे, ये
है ना। यहाँ है एक वचन में है प्रयोग होता है, बहुवचन में यहाँ पे है प्रयोग होता है। ठीक है, तो सेनाएं शब्द अब क्या हो गया, अब ये बहुवचन हो गया तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अंडरलाइन करके पूछ लिया जाए कि ये रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या बताएंगे, जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर यहाँ पूछा जाए सेना में कौन सी संज्ञा है, तो आप क्या बताएंगे, समूहवाचक संज्ञा है। तो ये दोनों फैक्ट मोस्ट आईएमपी आपको याद रखना है। जातिवाचक समूहवाचक संज्ञाएं क्या होती हैं, एक वचन में होती हैं। जब इनका बहुवचन बनाया जाता है तो ये क्या हो जाती हैं, जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। ठीक है, अब इसका अगला भेद हम देख लेते हैं। समूहवाचक के बाद हमने दूसरा जो देखा था, जो जातिवाचक के अंतर्गत आता है, वो कौन सा होता है, कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। तीसरा भेद कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक जो संज्ञा, अब देखिए ये क्या है, सबसे पहले तो आप ये इसको देख लीजिए, ये द्रव नहीं है। ठीक है, द्रव्य है। द्रव्य से अर्थ पदार्थ से है, ना कि लिक्विड से है। ठीक है, तो जो लिक्विड अगर आप सोचते हैं कि है तो गलत है, ये पदार्थ से मतलब है ना। तो द्रव्यवाचक में ऐसा नहीं कि सिर्फ लिक्विड चीज़ें आएंगी, है ना। इसमें प्रायः कौन सी वस्तुएं आती हैं, तो नापतोल की वस्तुएं आती हैं। नापतोल की जो वस्तुएं होंगी वो इसमें आएंगी। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनसे नापतोल की वस्तुओं का बोध होता है वो सभी क्या कहलाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब नापतोल की वस्तुएं में देख लेते हैं, जैसे लिक्विड वाली भी आएंगी और सॉलिड वाली भी, है ना। तो दूध, दही, पानी, तेल सभी आ जाएंगे इसमें। लेकिन इसमें धातु भी आती हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी, लोहा, जितनी भी धातुएं हैं सभी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, अब यही फैक्ट है, इसमें भी याद रखना है कि ये संज्ञा हमेशा क्या होती है, जो द्रव्यवाचक संज्ञा होती है हमेशा एक वचन में होती हैं। इसमें भी वही फैक्ट याद रखना है जो आपने समूहवाचक संज्ञा में याद रखा था। समूहवाचक संज्ञा में हमने क्या देखा था, समूहवाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में होती हैं, जब उनका बहुवचन बनाते हैं तो क्या बन जाती हैं, जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। तो इसमें भी यही देखना है कि जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं वो क्या होती हैं, एक वचन होती हैं। ठीक है, अब सोना क्या है, एक वचन है, दूध क्या है, एक वचन है। लेकिन अगर इसके प्रकार की बात करेंगे ना, सोना के कई प्रकार होते हैं, तो फिर ये क्या बन जाएंगी, ये भी बहुवचन बन जाती हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये हमेशा एक वचन में होती हैं, लेकिन जब इनका बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो फिर ये क्या बन जाती हैं, जातिवाचक बन जाती हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं अगर बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो द्रव्यवाचक भी वही होता है, द्रव्यवाचक में भी वही नियम काम करता है, वही फैक्ट काम करता है जो कि इसमें समूहवाचक में काम करता है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब हम अगला भेद देख लेते हैं। इतना समझ में आ गया ना, अब अगला भेद देख लेते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो चौथा भेद हम देखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, ऐसे शब्द जिनसे किसी विशेष अर्थ का बोध होता है। जो विशेष अर्थ प्रकट करते हैं वो क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं उसको। ठीक है, मतलब कि ये एक की बात करेंगे, ना कि अब जैसे हमने जातिवाचक वहीं पे वैसे तो बता दिया था। जातिवाचक देखते टाइम हमने देखा था जो कि क्या होते हैं, जैसे मनुष्य के अंतर्गत जैसे किसी का नाम दे दिया जाए, राम हो गया, किसी लड़के का नाम सीता हो गया, है ना, कुछ भी नाम हो वो सभी किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक में आएंगे। ठीक है, जातिवाचक में जो भी संज्ञाएं आती हैं उनका अगर कुछ नाम रख दिया जाए तो क्या हो जाती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। ठीक है, जैसे हमने नदी देखा था, अब नदी का कुछ नाम रख दीजिए, नर्मदा रख दीजिए, गंगा रख दीजिए,
तो रटना नहीं, आपको समझना है, ठीक है। कैसा भी क्वेश्चन घुमा के दे दे, आपको वहाँ तक आंसर तक पहुँच जाना है, ठीक है। तो नाम, पहाड़ों के नाम, कुछ भी नाम। अब देश के नाम, अगर सिर्फ देश शब्द देता है तो ये क्या है, जातिवाचक है देश, लेकिन इस देश का कुछ नाम रख दीजिए आप, भारत रख दीजिए, चीन रख दीजिए, पाकिस्तान, अमेरिका, जो भी होंगे, अगर नाम होगा तो क्या हो जाएंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। तो सिर्फ देश होगा तो जातिवाचक होगा, लेकिन अगर इस देश का कुछ नाम होगा तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। जैसे शहर है, शहर शब्द क्या है, जातिवाचक है, लेकिन इस शहर का हमने नाम रख दिया, इंदौर लिख दीजिए, भोपाल रख दीजिए, कुछ भी आप, तो वो सब क्या हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये एक शहर की बात कर रहा है, ठीक है। दिशाएं, दिशा का हमने बताया था, अगर दिशा शब्द आता है तो किस में जाएगा, जातिवाचक में, लेकिन अगर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण लिख दीजिए तो फिर किस में आ जाएगा, वो इसमें आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। जैसे किताब है, किताब का आप कुछ भी नाम लिख दीजिए, ठीक है, गीता हो गया, लूसेंट लिख दीजिए, क्या है ये, एक किताब की बात कर रहा है ना, तो अगर किताब का कुछ नाम होगा तो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि अगर किसी एक विशेष अर्थ की बात करेगा, एक की बात करेगा तो किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक में। अगर संपूर्ण जाति का बोध करेगा तो किस में आएंगे, जातिवाचक में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं भाववाचक संज्ञा, जो 5वां भेद है, लास्ट भेद, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, इसमें कहते हैं अदृश्य वस्तुएं होती हैं। अदृश्य नहीं भी समझ में है तो आपको क्या देखना है उसमें, पहले तो अगर आपने 4 संज्ञा अच्छे से पढ़ ली तो भी देख के आप समझ जाते हैं कि वो चारों नहीं होंगी तो भाववाचक संज्ञा होगा। लेकिन ये इसमें क्या होगा, अगर लिखने के लिए आ जाए तो ऐसे शब्द जिनसे किसी वस्तु या व्यक्ति की गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध हो, ऐसी संज्ञाएं, ऐसे शब्द जिनसे किसी वस्तु या व्यक्ति की गुण, दशा, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है, वो सभी क्या कहलाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। परिभाषा आपको खूब मिल जाएगी बुक में, ठीक है। तो आपको समझना है कि क्या होते हैं, कैसे बनती हैं भाववाचक संज्ञाएं। बहुत ज़्यादा एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञाएं देखिए, जैसे हमने देख लिया क्रोध, अब आपको पता है क्रोध क्या है, एक भाव है। फिर मित्रता, मित्रता क्या है, एक दशा है, अवस्था है। बुढ़ापा क्या है, एक अवस्था होती है। तो ये क्या, अगर इन सभी का बोध होता है, ये जो हमने इसमें परिभाषा में देख लिया कि गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध हो, तो सभी क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा। अब और इस भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है ये भी हम देखते हैं, ठीक है। ये भी देख लीजिए कि भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं, ठीक है। तो पहले अगर आपसे पूछा जाए कितने प्रकार से बनाई जाती हैं, तो 5 प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं, ठीक है। भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनाई जाती हैं। कौन कौन से 5 प्रकार हैं, पहला है जातिवाचक संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से भी हम किसका निर्माण करते हैं, भाववाचक संज्ञा का। दूसरा है सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, चौथा क्रिया से, और 5वां है अव्यय से। तो आपसे पूछा जाए भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कितने प्रकार से होता है, तो आप क्या कहेंगे, 5 प्रकार से होता है। किससे किससे, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से एवं अव्यय से, ठीक है। अब कैसे बनते हैं ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया
कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। अब इनका निर्माण देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बनते हैं ना। तो एक एक करके हम चलिए देखते हैं कि कैसे इनका निर्माण होता है। सबसे पहले हम देखेंगे पहला जो है जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा से कैसे निर्माण होता है भाववाचक का। जैसे हमने जातिवाचक संज्ञा ले लिया मनुष्य। मनुष्य शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब इससे क्या बन जाएगा भाववाचक, इधर भाववाचक लिखिएगा। भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी, इस मनुष्य के अंदर जो गुण होगा उसको हम क्या कहेंगे भाववाचक। तो मनुष्य में क्या होगा मनुष्यता, तो ये मनुष्य का भाववाचक क्या हो जाएगा मनुष्यता। ठीक है। जिस शब्द लिए हमने पंडित, पंडित शब्द क्या है जातिवाचक संज्ञा। इससे क्या बन जाएगा, दो शब्द बनेंगे, या तो पंडिताई बन जाएगा या तो पांडित्य भी बन जाएगा। ठीक है। तो जो एग्जाम में दिया रहेगा आप वो लगाएंगे। फिर हमने शब्द लिया बच्चा। बच्चा शब्द से क्या बनेगा भाववाचक संज्ञा बचपन। ठीक है। बूढ़ा से क्या बन जाएगा बूढ़ापा। तो ऐसे भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। ठीक है। और भी आप शब्द प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम दूसरा देख लेते हैं सर्वनाम से। तो सर्वनाम से कैसे बनती भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। सर्व से क्या बन जाएगा सर्वस्व। ठीक है। अपना से अपनत्व, मम से ममत्व, निज से निजत्व, ये सभी शब्द क्या हैं सर्वनाम। तो इनसे ऐसे भाववाचक संज्ञाएं बनेंगी। ठीक है। अब विशेषण से, जैसे मीठा शब्द क्या विशेषण, मीठा में क्या मिठास, मिठास बनेगा। गोरा से गोराई या गोरापन दोनों ही बन जाएगा, ये भी इसी का है। मधुर से क्या बनेगा, मधुर शब्द क्या है विशेषण। मधुर से क्या बनेगा माधुर्य, माधुर्य भी बन जाएगा और मधुरता भी बन जाएगा। ठीक है। जैसे सुंदर है, सुंदर क्या है विशेषण है, तो क्या बनेगा सौंदर्य, सौंदर्य भी बनेगा और सुंदरता भी बनेगा। लेकिन सौंदर्यता कोई शब्द नहीं होता। ठीक है। सौंदर्यता नहीं बनेगा, सुंदरता बनेगा। ठीक है। ठंडा से क्या बनेगा ठंडक, गर्म से गर्माहट। तो ये सभी शब्द, किसी भी शब्द पदार्थ में जो गुण होता है वही क्या होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है। विशेषण से। अब क्रिया से कैसे बनता है, जैसे खेलना से क्या बन जाएगा खेल, पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखावट, जोड़ना से जोड़, चलना से चाल। ठीक है। दौड़ना से दौड़ हो जाएगा। तो जो आपको पूछा जाएगा आप और भी शब्दों की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये शब्द तो हमने कुछ लिखे हैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए, बाकी आप और भी प्रैक्टिस करिएगा और भी शब्दों की। अब अव्यय से कैसे बनते हैं, निकट से क्या बन जाएगा निकटता या नैकट, दोनों भी हो सकता है। दूर से क्या बनेगा दूरी, समीप से, ये समीप से समीप पे या प्रत्यय लग गया। वाह वाह से वाहवाही। ठीक है। तो ये सभी ऐसे हम बनाते हैं क्या भाववाचक संज्ञाएं ऐसे बनती हैं। अब कुछ क्या देख लेते हैं, अब हम देख, ये इतना समझ में आ गया। अब हम देख लेते हैं कि भाव जो संज्ञाएं होती हैं वो कभी कभी आपस में परिवर्तित हो जाती हैं। तो आपको परेशान करने के लिए एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। कि इसमें कौन सी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैं बता देते हैं, एक दो उदाहरण में हम देख लेते हैं। ठीक है। जैसे क्या लिखेंगे आप, संज्ञाओं का आपस में परिवर्तन। मतलब कभी कभी क्या होता है संज्ञाएं आपस में परिवर्तित हो जाती हैं। कब होती हैं देख लीजिए। जैसे हमने एक उदाहरण लिखा, हमने एक उदाहरण लिया, पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे।
ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब वो क्या करेगा, इसको अंडरलाइन कर देगा, अब बोलेगा कि रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है। अब देखिए वैसे पंडित शब्द क्या होता है, पंडित शब्द में हमने देखा था कि पंडित शब्द जो होता है वो जातिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो आप अर्थ को देख के भी बताएंगे, यहाँ पे पंडित शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, दूसरा एक और उदाहरण देख लेते हैं। जबकि वैसे पंडित शब्द अगर पूछा जाए, पंडित शब्द अगर ये वाक्य में प्रयोग करके नहीं देगा और पंडित शब्द पूछेगा तो आप क्या बताएंगे कि ये जातिवाचक संज्ञा का शब्द होता है ना पंडित, लेकिन उस पंडित जी का कुछ नाम होगा तो फिर वो व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पंडित क्या है, यहाँ पंडित शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, नेहरू जी के लिए, तो यहाँ पे क्या है, ये व्यक्तिवाचक है। अब एक और शब्द देख लेते हैं। आजकल समाज में हरिश्चंद्र कहाँ मिलते हैं, ऐसा शब्द दे दिया जाए और फिर वो पूछेगा कि हरिश्चंद्र शब्द क्या है। ठीक है, आपसे एग्जामिनर पे पूछता है, एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, यहाँ पे हरिश्चंद्र शब्द क्या है। अब आप क्या कहेंगे, ये तो नाम है, तो नाम क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये भी क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पे ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हरिश्चंद्र किसको संबोधित कर रहा है, हरिश्चंद्र शब्द जो है वो संबोधित कर रहा सत्य बोलने वालों को। ठीक है, सत्य बोलने वालों को संबोधित कर रहा हरिश्चंद्र शब्द, इसीलिए यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक ना होके क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। तो आपको बहुत ही ध्यान से करना है क्वेश्चन कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, वहाँ पे आप अर्थ दिखेंगे अगर वाक्य में प्रयोग किया है तो। ठीक है, उसके अनुसार आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। संज्ञा के सभी भेद हमने देख लिए, संज्ञा कैसे बनाई जाती है वो भी देख लिया, और उनका कैसे परिवर्तन होता है ये भी देख लिया। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने देख लिया कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, वो आपस में कैसे परिवर्तित होती हैं, भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। अब आप इनकी और अधिक प्रैक्टिस करिए, बुक से क्वेश्चन लगाइए, और आपके अगर कुछ डाउट आते हैं तो आप उनको कमेंट करिए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।